आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन ये कहानियां प्रेम पत्रों की शक्ल में हैं, लव लेटर्स। जी हाँ, तो दो लव लेटर्स हैं जिनमें प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत की खुशबू है, वफा के खूबसूरत रंग हैं, मुस्कुराहट और आंसुओं की भीगी हुई यादें हैं। हिंद पॉकेट बुक्स ने हाल ही में किताब शाया की है जिसका नाम है यारेख। ये दोनों लेटर्स उसी यारेख का हिस्सा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रेम पत्र है आकांक्षा पारे काशिफ का, और इसका उन्वान है हम दोनों प्यार की आइस पाइस खेलेंगे। चलिए पढ़ते हैं पहला प्रेम पत्र। कई बार सोचता हूं कि तुम्हें कोई संबोधन दूं, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार लिखते हुए हाथ ठिठक जाता है। सब कुछ स्थगित से इस वक्त में हम साथ हैं, यही क्या कम है। मुझे पक्का यकीन है कि जब तुम हम साथ हैं वाली लाइन पढ़ोगी तो एक बार रुक कर इसे दोबारा पढ़ोगी और हंसोगी। जानता हूं तुम्हें हमेशा से यही लगता है कि मेरा तुम पर अनुराग नहीं है, और जब कोई ये कह दे कि मैं बहुत सुलझा हुआ रोमांटिक हूं तो तुम गुस्से से भले ही ना बिफर जाती हो, पर मन तुम्हारा कसमसा जाता है। खैर छोड़ो, नाराजगी के लिए हम आमने सामने ही काफी हैं। अगर चिट्ठी में भी सफाई देने लगे या झगड़ने लगे तो फिर चिट्ठी लिखने का क्या ही फायदा है। व्हाट्सएप, फेसबुक के जमाने में तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें यह चिट्ठी क्यों लिखी। अब इतना भी नहीं जानूंगा क्या कि फेसबुक पर कोई भी पर्सनल बात करना तुम्हें पसंद नहीं है, और व्हाट्सएप वो तो तुम 2-2, 3-3 दिन तक देखती नहीं हो। इस चिट्ठी को लिखने की एक वजह और भी है। एक बार तुमने यूं ही कह दिया था कि तुमको आज भी मलाल है कि तुम्हें किसी ने प्रेम पत्र नहीं लिखा। ठीक है कि तुमने ये बात बहुत हंसकर सहजता से कह दी थी, लेकिन तुम्हारी आंखों ने इस बात की गवाही नहीं दी थी। उनकी चंचलता उस पल में थी जब तुम स्कूल या कॉलेज में रही होगी। सच कहूं तो उससे पहले मैंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि प्रेम पत्र, या यूं कह लो कि पत्र का मिलना उस उम्र में इतनी जरूरी बात होती है। इतनी जरूरी कि कोई फूलों की लताओं के बीच, हरे घास के मैदान की सुंदरता के बीच भी उसकी कमी को महसूस करे। हम दोनों लोधी गार्डन में ऐसे ही किसी कोने में बैठे अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तुम जानती हो कि मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन तुम्हारा आलिंगन मुझे आजकल खूब खूब याद आता है, जिस पर अब हमारे 3 साल के बेटे का एक छत्राधिकार है। मैं जानता हूं कि तुम कई कई जिम्मेदारियों को अपने साथ लेकर चल रही हो, लेकिन उसके एक छोटे से अंश का हकदार मैं भी तो हूं। ये कोई शिकायत नहीं है, बस यूं ही मन कर रहा है कि तुम ये सब कह दो। इन जिम्मेदारियों और छोटे की किलकारियों के बीच कभी तुम्हें हंसते हुए देखता हूं तो बहुत सुकून मिलता है। कभी कभी तुम मुझे बहुत समझदार और भोली लगती हो, जो दुनिया को हर नामुमकिन चीज भी दे देना चाहती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? इसीलिए कहता हूं कि तुम सरल मनाओ, तो ये भावना एक तरफ रखो और सारी परेशानी मुझे दे दो। एक अरसा गुजर गया जब हम दोनों साथ में बैठे नहीं हैं। नन्हे को जब भी गोद में उठाओ और दुल्हार करो तो थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी उसमें निकाल देना। मैं याचक बनकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। शादी के 1 दशक बीत जाने के बाद मुझे लगता है हर पति को अपनी पत्नी को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए। हर पति को अपने बच्चे के साथ बच्चे की तरह ही प्यार करना चाहिए। तुम हंसना मत ये सब पढ़कर, तुम बस मुझे अपने होंठ दबाकर पागल कह देना। इन दिनों अपना छोटू भी आइसोलेशन बोलना सीख गया है। इस आइसोलेशन से जब मैं बाहर निकलूंगा तो हम दोनों
प्यार की आइस पाइस खेलेंगे। बहुत दिनों से बहुत सी चीजें स्थगित हैं, लेकिन तुम भी जानती हो कि स्थगन का मतलब थोड़ा विलंब होता है। देर से ही सही हम अपने अपने आइसबर्ग से निकल आए तो जब दुनिया फिर चल पड़ेगी हम भी उसके साथ चल पड़ेंगे अपनी यात्रा पर। शुरुआत में मैंने कोई संबोधन नहीं लिखा, पर तुम मेरे लिए न सोना हो, न डार्लिंग हो, न बाबू। तुम मेरी मजबूती हो, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत। हमेशा वही बनी रहना। तुम्हारा अनिया। तो दोस्तों, ये था पहला प्रेम पत्र जिसे लिखा था एक पति ने अपनी पत्नी को। आकांक्षा पारे काशिफ का ये लिखा पत्र, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब बारी है दूसरे प्रेम पत्र की, जिसे लिखा है हिंदी के मशहूर कवि आलोक धनवा जी ने। और ये खत उन्होंने लिखा है अपनी पहली प्रेमिका के नाम। चलिए सुनते हैं। पटना, 3 अगस्त 2022। मेरी पहली प्रेमिका। प्रेम का जिक्र और तुम्हारी याद एक साथ ही आती है। मैं तुम्हें उस उम्र में जाकर प्रेम पत्र लिखना चाहता हूं जिस उम्र में मैंने पहली बार प्रेम किया था। अब तो 75 का हो गया हूं, दूर निकल आया हूं। इतनी दूर कि वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। पहाड़ियों और नदियों से घिरा था वो गांव जहां मेरा जन्म हुआ। बचपन में इसी गांव की ऊंची जगहों और टीलों पर खड़े होकर मैं सोचता था कि जिधर से बादल आते हैं बंगाल उधर ही होगा। बाद में जब पढ़ने लिखने लगा तब समझ में आया कि बंगाल की खाड़ी से आते बादल हमारे खेत, हमारे पोखरों को अपने पानी से भर देते हैं। बारिश में खेतों में धान की रोपनी होती थी। मैं इसी खेतिहर इलाके के एक छोटे से स्कूल का स्टूडेंट था। उस स्कूल का फर्श कच्चा था और उस पर खपरेल की छाजन थी। हम जब स्कूल के लिए निकलते तो रास्ते में नदी पड़ती थी। गर्मी में पानी बहुत कम होता था, मगर बारिश में नदी के पानी में उफान होता था। मेरी जिंदगी में ऐसे 2 लोग रहे जिन्होंने मुझे दिशा दिखलाई और मेरे सितारे तय किए। एक मां जो रात में तारे पहचानवाती थी ताकि मुझे दिशाओं का इल्म हो सके, और दूसरी तुम ही तो थी, समझदार और सयानी। स्कूल जाने के दौरान तुमने मेरा हाथ पकड़ा, नदी देखकर मुझे गोद में उठाया, बारिश में मुझे छाया दी, तूफान और बिजली में गले लगाया, उंगलियों से मेरे बालों को सहेजा, संवारा और चूम कर मुझे खूब दुलारा। गर्मी की धूप में दौड़ भाग कर बीमार न पड़ जाऊं इसलिए अपने साथ छांव में बिठाया और लिटाया। तुमने मुझे चलती हुई सड़क और भीड़ वाली चौकें पार करवाई, उमड़ती नदी पार करवाई ताकि मैं दिशा पा सकूं, ताकि मैं अपनी मंजिल पर हिफाजत के साथ पहुंच सकूं, ताकि ज्ञान के मंदिर में कदम रख सकूं। तुम मेरी दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभा रही थी, वो भी पूरी निश्चलता के साथ, बिना कोई श्रेय लिए, बिना किसी मतलब के। मैंने प्रेम का काखा गाखा तुमसे ही तो सीखा था, सयानी लड़की। याद है तुम्हें वो तार के पेड़ जिनके सफेद कोए खाकर हम साथ में तृप्त हुआ करते थे? याद है तुम्हें वो बैलगाड़ी जो सड़क पर मिलती और अक्सर हमें घर पहुंचा दिया करती थी? स्कूल के चारों तरफ फैले खेत, लहलहाती फसलें, मकई के खेत की मेड़ें और वो गुरुजी जिन्होंने हमें अक्षर ज्ञान कराया। गुरुजी के पीछे पीछे चलकर हम स्कूल पहुंचते थे। मकई की खेत की मेड़ पर लाइन से रेल के डिब्बे की तरह चलकर, हिलमिल कर हम धीरे धीरे मापते थे स्कूल का रास्ता। स्कूल के लिए हमें लगातार 1 किलोमीटर चलना पड़ता था और स्कूल तो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था। स्कूल का बस्ता अब की तरह भारी नहीं था, छोटा सा झोला था
जो माँ ही कपड़ों को सिलकर बना देती थी। उसी में स्लेट, किताब वगैरह रखकर हम रोज स्कूल जाया करते थे। जब किताबें पढ़ने की आदत बनी तब नेरुदा, वॉल्ट विटमैन, नाजिम हिकमत, तक्षी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजकमल चौधरी, फणीश्वर नाथ रेणु, विद्यापति, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, नेपाली और बाबा नागार्जुन को पढ़ा। तब जाकर प्रेम की सघन और सुंदर छवियों से मेरा शब्द साक्षात्कार हुआ। जब भी प्रेम पढ़ता, मेरे भीतर तुमसे मिले निश्चल स्नेह की स्मृतियां तरोताजा हो जाती। मैं आज भी तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम की छाया में खड़ा हूं। प्रेम का पाठ तो मां और बहनों ने भी सिखाया। मां मुंह पोंछकर माथे पर काला टीका लगा देती थी। वो कहती थी कि मैं बहुत भोला हूं, इसलिए बहुत सुंदर दिखता हूं। मैं तब बहुत दुबला पतला था, मगर मेरे बाल बहुत घने थे। आंखें काली और खूबसूरत थीं। मां तो चूमती ही थी, पर जो मेरे साथ जो सियानी लड़कियां स्कूल जाती थीं, वो भी मुझे चूम लेती थी। मां चूमे, बहन चूमे या सियानी लड़कियां चूमे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो प्रेम बहुत निर्मल और दिल में आज तक रचा बसा है। मां अक्सर कहती थी, लड़कियां स्कूल जाएंगी तभी लड़के स्कूल जाएंगे, बिना लड़कियों के लड़के स्कूल नहीं जाएंगे। लड़कियों की समझदारी पर मां को खूब भरोसा था। जबकि लड़के स्कूल जा सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? यह प्रश्न उस मां का उठाया हुआ था जो खुद अनपढ़ थी। उसने लड़कियों की शिक्षा और उनके प्रतिनिधित्व को जरूरी माना। पिताजी मां की खूब इज्जत करते थे। मेरे भोले मन पर इस बात का बहुत बुरा असर पड़ा। स्कूल जाने का मन नहीं करता था। स्कूल जाते वक्त मेरी चाल एकदम सुस्त और धीमी हुआ करती, मगर स्कूल से लौटते वक्त उसी चाल में रफ्तार आ जाती थी। मां के पास जाने की हड़बड़ी होती थी। घर पहुंचता तो मां हाथ पांव धुलवा कर कुछ खाने को देती थी। बहुत दुलार करती थी। वो दिन चले गए, मगर यादें अब भी साथ हैं। राजकमल जी, नागार्जुन और रेणु की दिखाई दशा, उनसे मिला प्रेम सब कुछ कमाई पूंजी है। मैं गीली आंखों से राजकमल जी को जाते हुए देखता हूं और मेरी आंखों को उनकी पत्नी अपने आंचल से पहुंच रही है। मैं देखता हूं बाबा नागार्जुन की अखंड यात्रा को। मैं अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखता हूं। मेरी पहली प्रेमिका, तुम्ही मेरी अलका हो। तुम्हें याद करते ही मुझे मैथिल कोकिल विद्यापति का वो गीत याद आता है। मोरा रे अंगनमा चानन केरी कचिया, ताही चढ़ी कुरुरुए काग रे, सोने चोंच बांधी देव तो ही बायस, जाओ पिया आओ तो आज रे। क्या स्कूल के प्रांगण, नदी के तट पर, चौक पर, आम के बागीचे या तार के पेड़ के पास हमारी स्मृतियां आज भी अटखेलियां करती होंगी? तुमने मेरी दशा दिशा तय करने में अपना ईमानदार योगदान दिया। मैं तुमसे स्मृतियों में मिलता जुलता रहता हूं। स्मृति में तुमसे मिलना कितना सुखद है, ये मैं और मां के दिखाए तारे दोनों बखूबी जानते हैं। तुम्हारा आलोक धनवा। तो दोस्तों, ये थे 2 प्रेम पत्र जिन्हें मैं लाया यारेख से। इस शानदार किताब में और भी तमाम बड़े लेखकों के लिखे हुए खूबसूरत लव लेटर्स हैं। प्रेम पत्र तेज रफ्तार जमाने में कोई छूटी हुई चीज से हो गए हैं। अब कौन किसी को रात भर जागकर खत लिखता है? कौन उन लिखावटों में अपनी मोहब्बत की तस्वीर उकेरता है, अपनी बेचैनियां बयान करता है? आज के सोशल मीडिया टूल्स के जरिए बात तो सारी हो जाती है, जो कहना होता है वो जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन वो प्रेम पत्र नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही प्रेम पत्र कई कई बार पढ़े जाते हैं। तो अगर आप और भी लेखकों के प्रेम पत्र पढ़ना चाहें तो हिंद पॉकेट बुक्स की किताब यारेख में पढ़ सकते हैं। फिलहाल स्टोरी बॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। साउंड डिजाइन है कपिल देव सिंह का। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।